नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंकित सर आप सभी के साथ अपने YouTube चैनल अंकित लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट हिंदी के बारे में। यानी कि फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट हिंदी के बारे में, यानी कि फर्स्ट हिंदी के कुछ अतिलघुत्तरीय प्रश्न पर। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न है ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज मैं जितने भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो कम से कम बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 बार पूछे जा चुके हैं। तो इस कारण से फ्रेंड्स, जितने इसमें मैं आप सभी को क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप कर मत देखिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे आपके जितने भी मार्क्स है वो अच्छे से अच्छे तरीके से आ सके। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कौन है। फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कौन है। यानी फ्रेंड्स, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे फ्रेंड्स, उनको ही आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवियों की नाम उल्लेख कीजिए। यानी कि जो भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवि है फ्रेंड्स, उन्हीं का नाम यहाँ पर लिखना है। तो फ्रेंड्स, भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवि कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। इसका आंसर है फ्रेंड्स कि भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, श्रीधर पाठक जी हैं, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन जी हैं और राधाचरण गोस्वामी जी हैं। यानी कि और कुछ कवि और भी हैं जो भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवियों में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद, श्रीधर पाठक, चौधरी बद्रीनाथ प्रेमघर, राधाचरण गोस्वामी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कवि थे और इस कारण से इनका नाम उल्लेख पहले क्रमवाइज किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये जो है फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतेंदु युग की किन्हीं 4 विशेषताएं, यानी कि जो 4 विशेषता हैं आखिर में उनका उल्लेख करना है, वो कौन कौन सी विशेषता। तो फ्रेंड्स, भारतेंदु युग की 4 विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से, यानी कि कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इसमें पहली विशेषता है कि देशभक्ति अथवा राष्ट्रीय भावना, यानी कि देशभक्ति तथा राष्ट्रीय माने जब भारतेंदु युग था फ्रेंड्स, तब लोगों में देशभक्ति तथा राष्ट्रीय की भावना थी। उसके बाद में इसमें दूसरा विशेषता क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें दूसरा विशेषता है इसकी सामाजिक चेतना की अभिव्यंजना, यानी कि सामाजिक चेतना भी की जाती थी। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, इतिवृत्तात्मकता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि भारतेंदु युग की विशेषताओं में इतिवृत्तात्मकता भी थी। उसी के साथ इसकी चौथी विशेषता क्या है फ्रेंड्स कि अंग्रेजी शासन के प्रति आदर आक्रोश। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि अंग्रेजी शासन के प्रति आदर भी था फ्रेंड्स और आक्रोश भी था। यानी कि जब वो लोगों को अपनी सहमति दे पाते थे तब उनके प्रति तो आदर था फ्रेंड्स, लेकिन जैसे ही वो अपोजिट करते थे उनके प्रति आक्रोश भी लोगों का आ जाता था। इस कारण से फ्रेंड्स, ये जो चौथा नंबर का विशेषता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की काव्य भाषा संबंधी अवधारणा पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो भारतेंदु युग की काव्य भाषा संबंधी अवधारणा है फ्रेंड, उसी पर प्रकाश डालना है, यानी कि उसी पर उल्लेख करना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि भारतेंदु युग में गद्य और पद्य लेखन के लिए, जो भारतेंदु युग था फ्रेंड्स, उसमें गद्य और पद्य लेखन के लिए अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। यानी कि गद्य के लिए अलग भाषा का प्रयोग किया जाता था और पद्य के लिए अलग भाषा का, यानी कि वो भाषा कौन सी फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि इस युग के अधिकांश रचनाकार पद्य के लिए खड़ी बोली, यानी जो फ्रेंड्स गद्य लिखी जाती थी फ्रेंड्स उस समय में खड़ी बोली में लिखी जाती थी तथा जो पद्य थी फ्रेंड्स वो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। इस तरह से भारतेंदु युग की काव्य भाषा ब्रज थी। यानी कि जो भारतेंदु युग था फ्रेंड्स उस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा कौन थी फ्रेंड्स, तो वो ब्रज भाषा थी। यानी कि भारतेंदु युग की यही भाषा ब्रज भाषा ही काफ़ी प्रकाश में थी। तो फ्रेंड, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का नामकरण आखिरकार किसके नाम पर किया गया था। यानी कि जो द्विवेदी युग का नाम पड़ा फ्रेंड्स वो किसके नाम पर पड़ा, तो इसका फ्रेंड्स आंसर है कि द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था। ये फ्रेंड्स लगभग 5 बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया था। तो फ्रेंड्स, द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया था।
फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नामोल्लेख कीजिए, यानी कि जो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे फ्रेंड्स उन्हीं का नामोल्लेख करना है कि आखिर में कौन कौन से कवि थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि इस प्रकार से अग्र लिखित है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन कौन से कवि थे, तो इसमें फ्रेंड्स कवि थे मैथिली शरण गुप्त जी थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी थे, गोपाल शरण सिंह जी थे, लोचन प्रसाद पांडे जी थे, पंडित रामदेव त्रिपाठी जी थे और रामचरित उपाध्याय जी भी थे, बाल मुकुंद गुप्त जी भी थे और श्रीधर पाठक जी भी थे और गिरधर शर्मा आदि, यानी कि जो इतने कवि थे फ्रेंड्स वो द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में थे। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युगीन उन कवियों का नामोल्लेख कीजिए जिन्होंने ब्रज भाषा में भी काव्य रचना किया है, यानी कि उन्होंने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की। तो आखिर में कौन कौन से कवि थे फ्रेंड्स उन्हीं का नामोल्लेख करना है। तो फ्रेंड्स उनका यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से कि इसमें वो जो कवि थे फ्रेंड्स उसमें पहले हमारे कवि हैं श्रीधर पाठक जी, उसके बाद में राय देवी प्रसाद पुरुड़ जी, नाथूराम शंकर शर्मा जी, गया प्रसाद शुक्ल जी जो स्नेही के नाम से भी जाने जाते हैं, लाला भगवान दीन दास जी, उसके बाद में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी, हरदयाल सिंह जी, सत्यनारायण कविरत्न आदि, यानी कि जो इतने कवि थे फ्रेंड्स उन्होंने एक सेकंड भाषा का प्रयोग करते हुए ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युगीन कवियों के पथ प्रदर्शक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्व को प्रतिपादित कीजिए, यानी कि जो द्विवेदी युगीन कवियों के पथ प्रदर्शक में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपना क्या क्या महत्व दिया या आपने क्या क्या सुझाव दिया उन्हीं को यहाँ पर प्रतिपादित करना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से कि द्विवेदी जी ने कविता के माध्यम से भी अपनी युग का पथ प्रदर्शन किया था, यानी कि द्विवेदी जी ने कविता के माध्यम से अपने युग का पथ प्रदर्शन किया, यानी कि कविता के माध्यम से उन्होंने उस युग के पथ प्रदर्शन के लिए जितना भी कार्य किया वो एक पोयम के रूप में किया। इसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि उन्होंने अपने युग के कवियों को गद्य के माध्यम से ही नहीं पद्य के माध्यम से भी नए विषयों को अपनाने की प्रेरणा दी, यानी कि फ्रेंड्स उस युग में उन्होंने गद्य और पद्य के माध्यम को एक समानता दी तथा उनमें ये नहीं था कि गद्य को ज़्यादा महत्व दिया या पद्य को, यानी कि उन्होंने गद्य और पद्य दोनों के माध्यम से ही अपने उस युग को पथ प्रदर्शित किया। उसके बाद में फ्रेंड्स फलता हिंदी कविता से रीतकालीन विषय संकोच दूर हुआ, यानी कि जो हिंदी कविता से रीतकालीन विषय था फ्रेंड्स उसको उन्होंने द्विवेदी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसका निवारण किया और कई तमाम नए विषयों पर कविता लिखने लगे, यानी कि कई उन्होंने तमाम प्रकार के विषय उन्होंने अग्रलिखित किए जो और उन्हीं पर वो कविता लिखने लगी। फ्रेंड्स आई होप ये थोड़ा टफ है, इसे अच्छी तरीके से समझ लेना, एक बार पुनः इसे देख लेना। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि छायावाद का नामकरण किस कवि ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑलरेडी लिख लिया है। तो फ्रेंड्स जो छाया का नामकरण आखिरकार किस कवि ने किया था, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे जी ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स, तो मुकुटधर पांडे जी ने किया था। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि छायावाद के आखिरकार 4 स्तंभ के रूप में किन किन कवियों को जाना जाता है, यानी कि 4 स्तंभों के रूप में किन किन कवियों को जाना जाता है, वो किस बात के थे, तो फ्रेंड्स छायावाद की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये काफी प्रकार से घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में किन किन कवियों को माना जाता है, या 4 स्तंभ के रूप में किन किन कवियों को माना जाता है, या छायावाद के वो 4 महत्वपूर्ण कवि के नाम को संदर्भित कीजिए। तो फ्रेंड्स से काफी प्रकार से क्वेश्चन आता है। इसका आंसर फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है कि छायावाद के 4 स्तंभ कवियों में हमारे प्रथम कवि थे जयशंकर प्रसाद जी, उसके बाद में सुमित्रानंद पंत जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे तथा महादेवी प्रसाद वर्मा जी भी थी। उसके बाद में छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में माना जाता है, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे, सुमित्रानंद पंत जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे और महादेवी प्रसाद वर्मा, यानी कि महादेवी वर्मा, इन्हीं जो 4 कवि थे फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये इट इज द पावर ऑफ दी छायावाद, यानी कि ये छायावाद के 4 स्तंभों में चुने गए थे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये कम से कम कुछ नहीं तो 7 बार ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस कारण से ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि छायावाद का आरंभ किस कवि
की रचना से माना जाता है, यानी कि जो छायावाद का आरंभ है फ्रेंड्स वो आखिरकार किस कवि की रचना से माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कुछ इस प्रकार से कि छायावाद का आरंभ किस रचना से हुआ। यह एक विवादास्पद प्रश्न है, यानी कि ये फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है ये अभी विवाद में चल रहा है, यानी कि विवाद से ये संदर्भित नहीं हुआ, यानी कि विवादित भी ये प्रश्न चल रहा है। सन 1918 में प्रकाशित प्रसाद की रचना झरना, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनकी एक सन 1800 में एक प्रकाशित रचना हुई थी फ्रेंड्स। वो रचना कौन थी? झरना, यानी कि झरना को अधिकांश आलोचक छायावाद की आरंभिक रचना मानते हैं। इसके बाद में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इस रचना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है, यानी कि जो आलोचक थे फ्रेंड्स वो जयशंकर प्रसाद जी की झरना नामक कृति को जो 1918 में प्रकाशित हुए उसी के आरंभ से छायावाद का आरंभ मानते हैं। लेकिन अभी एक विवादास्पद प्रश्न है फ्रेंड्स, इस कारण से इसका कोई निश्चित आंसर नहीं है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि छायावाद की समय सीमा का निर्धारण कीजिए, यानी कि छायावाद की समय सीमा क्या है फ्रेंड्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम 2 बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे। तो फ्रेंड्स छायावाद की आखिर में समय सीमा क्या है, तो फ्रेंड्स चलिए इसे भी जान लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काव्य धारा का प्रारंभ 1918 संवत से स्वीकार किया था। इस काव्य धारा का अवसान 1936 में माना जाता है, यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे फ्रेंड्स उन्होंने सन 1918 संवत में इसे स्वीकार किया था, या अवसान में माना जाएगा, यानी कि इस काव्य धारा का अवसान 1936 में माना जाता है। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि छायावाद स्थूल की प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये फ्रेंड्स कम से कम काफी बार क्वेश्चन ये पूछा जा सका है, कम से कम 8 या 9 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस कारण से काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि छायावाद स्थूल की प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसका कथन है, तो फ्रेंड्स ये नगेंद्र जी का कथन है, नगेंद्र जी ने इसे कहा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इसे भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका अगला क्वेश्चन है कि छायावाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करना, यानी कि छायावाद की वो कौन सी 4 विशेषताएं थी उन्हीं का उल्लेख करना है। तो फ्रेंड्स छायावाद की 4 विशेषताएं कौन कौन सी थी, तो इसमें फ्रेंड्स पहली विशेषता है प्रकृति प्रेम, यानी कि प्रकृति के प्रति प्रेम था फ्रेंड्स। सेकंड इसकी विशेषता है मानवतावाद, यानी कि मानवतावाद भी थी। उसके बाद में थर्ड इसकी विशेषता है विद्रोह की भावना भी थी, और इसकी फोर्थ विशेषता है राष्ट्रीयता, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी थी फ्रेंड्स छायावाद की, जो काफी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीयता वाली विशेषता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि आखिरी क्वेश्चन है कि छायावाद किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आविर्भूत हुआ था, यानी कि जो छायावाद था वो किसकी प्रतिक्रिया के अनुरूप आविर्भूत हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि द्विवेदी युग की इतिवृत्ति प्रधान गद्याभास देने वाली और बहिर्मुखी स्थूल कविताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ था, यानी कि द्विवेदी युग की इतिवृत्ति प्रधान गद्याभास को देने वाली, यानी कि गद्य के आभास को देने वाली बहिर्मुखी स्थूल कविताओं, यानी बहिर्मुखी में कि बहिर्मुखी में इस कार्य से कह सके कि बहिर्मुखी का अर्थ होता है चारों ओर से स्थूल कविता, यानी कि बड़ी कविताओं की प्रतिक्रिया के स्वरूप छायावाद का आविर्भाव हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दीजिए, आप हमारे ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जय।